Hello everyone. This is the second part of chapter Chemical Reactions and Equations. पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए और आज हम उससे नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे. Let's see the first question of today. Name the product formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid. तो इसमें क्या कहा गया? आयरन फीलिंग्स. सबने देखी होंगी लेबोरेटरी में आयरन फीलिंग्स. इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम फिजिक्स में भी करते हैं आयरन फीलिंग्स का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड वाले में. ठीक है ना, 10th में ही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी हम आयरन फीलिंग्स का यूज करते हैं. तो ये हमारी आयरन फीलिंग्स हुई. आयरन heated with dilute hydrochloric acid. What is the formula of hydrochloric acid? This is HCl. What will form when they will react? When it reacts with HCl, FeCl3 plus H2, it forms. When we will balance this chemical reaction, it will be 2Fe, 6HCl, 2FeCl3 and 3H2. अब आप काउंट कर सकते हो. यहाँ पर आयरन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में? ये रिएक्टेंट हुए, ये हमारे प्रोडक्ट हुए. यहाँ पर आयरन के कितने हैं? 2. देखो है ना 2. यहाँ पर भी आयरन के कितने हैं? 2. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितनी है? 6 है ना, हाइड्रोजन 6. यहाँ पर हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6. अब क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है? 6. HCl के आगे 6 लगा हुआ है ना, तो क्लोरीन कितनी हुई? 6. यहाँ पे FeCl3 यहाँ पर कितना है? 2. 2 इंटू 3 6. तो क्लोरीन कितनी हुई? 6. तो हुई ना ये रिएक्टेंट क्या हुई हमारे पास? सॉरी, ये रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस्ड. अब देखो ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट है Fe3 क्लोराइड एंड वाटर. यहाँ पर वाटर तो नहीं बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपके पास. ये भी गलत हो गया, वाटर तो नहीं बन रहा है. ये ठीक है, हाइड्रोजन और फेरिक और आयरन क्लोराइड. यहाँ पर आयरन 2 क्लोराइड. दिस इज आयरन 2 क्लोराइड, दिस इज आयरन 3 क्लोराइड. अब देखो ये FeCl3 है, एक आपके पास है FeCl2, एक हमारे पास है FeCl3. इनमें डिफरेंस क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका आयरन है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ये वाला +2 दिखा रहा है. हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर हम इसकी 1 मान ले, देखो FeCl2, FeCl3, अगर Fe की x मान ले, Cl की कितनी होती है? -1, -1. तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -1 इंटू 2 -2, x -2 0, x इज इक्वल टू 2. x 3 इंटू -1 -3 0, x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2, यहाँ पर +3. तो अब यहाँ पर कौन सी शो हो रही है इस रिएक्शन में? +3. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर? C या D? तो हियर ऑप्शन D इज करेक्ट. Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. So option D is correct here. Next, Pb plus CuCl2 forms PbCl2 plus Cu. लेड प्लस कॉपर क्लोराइड. तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन तो नहीं. नेक्स्ट है आपके पास ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है? तो देखो कॉम्बिनेशन तो होता है कि दो चीजें अलग अलग दे रखी, जैसे H2 plus Cl2 दे रखा और HCl बन गया. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन नहीं. डबल डिस्प्लेसमेंट होती है कि ये वाला कैटाइन यहाँ जुड़ गया और ये वाला कैटाइन कहीं और जुड़ गया, पर ये वाला कैटाइन तो कहीं भी नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पर सेपरेट है. ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं. एंड ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है. डिकम्पोजिशन तो ये होती है H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 और O2 में ब्रेक हो जाती है, तो दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन. तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो आप, ये जो लेड है आपका Pb है, उसने क्या किया? उस Pb ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. इस कॉपर डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप जुड़ गया. यहाँ पर क्या किया लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप जुड़ गया वहां पर. तो ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी इसको स्टडी किया था. तो
This option D is right here. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज? कौन सी गैसेस स्टोरेज के लिए यूज की जा सकती हैं? देखो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि जो आपका फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होता है उनके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो मतलब फूड के स्टोरेज के लिए कौन कौन से गैस का यूज किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं हो सकती। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं हो सकती। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। जो आपका फूड होता है कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, वो ऑक्सीजन में आने से खराब हो जाता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है ना। तो क्या बचे आपके पास? हीलियम और नाइट्रोजन। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने हीलियम हो सकता है ना पढ़ा हो, पर नाइट्रोजन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एंड नाइट्रोजन तो कि जब रेंसिडिटी से बचाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं? हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में हम उनको रख देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम और नाइट्रोजन। या तो आप हीलियम का यूज कर सकते हो या नाइट्रोजन का। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a dilute ferrous sulfate, dilute ferrous sulfate, FeSO4 plus solution was gradually added to the beaker containing acidified permanent, okay, permanent, sorry, परमैग्नेट सॉल्यूशन। आपका क्या है? कोई परमैग्नेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो? फेरस सल्फेट मिला रहे हो। द लाइट, ये तो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आप ये करते हो, बहुत इजी प्रैक्टिकल है। जब आप एसिडिफाइड पर मैग्नेट के अंदर फेरस सल्फेट को ऐड करते हो, तो जो पहले सबसे पहले जो आपका पर मैग्नेट का कलर होता है ना, इस एसिडिफाइड पर मैग्नेट का कलर होता है, वो होता है पर्पल। ठीक है ना। तो जब आप इसके अंदर ये फेरस सल्फेट ऐड करते हो, तो जो पर्पल कलर है वो क्या होने लग जाता है? डिसअपियर होने लग जाता है और फाइनली कलरलेस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? पहले आपने क्या लिया? एक ऐसे हम एक फॉर एग्जाम्पल, चलो अब बड़ा भी कर लेते हैं कोई। इस बीकर के अंदर हमारे पास है पोटासियम परमैग्नेट, सॉरी एसिडिफाइड परमैग्नेट, एसिडिफाइड परमैग्नेट। ठीक है, अब हम इसमें से ड्रॉप वाइज, इसके अंदर हम ड्रॉप वाइज फेरस सल्फेट ऐड करते हैं। ठीक है, क्या ऐड करते हैं? फेरस सल्फेट इसके अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। इसका पहले कलर है पर्पल। जब हम ये फेरस सल्फेट ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करते हैं, तो इसका कलर पहले डिसअपियर होने लग जाता है और बाद में बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन? कि जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फर्स्ट, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? एसिडिफाइड परमैग्नेट क्या है? KMnO4। कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ग्रेजुअली ऐड करते हैं, तो लास्ट में क्या हो जाता है आपके पास? कलरलेस। नेक्स्ट, FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। की ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइजेस KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट, द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन। कि जो एक कलर है वो डाइल्यूशन से डिसअपियर होता है। नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट, KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। नहीं, ये तो स्टेबल है भाई, जब बन रहा है दिस इज स्टेबल, अ नॉट अनस्टेबल कंपाउंड। एंड डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन वहां पर होती है जिसके ड्यू टू इसका क्लियर कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। जो KMnO4 है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। तो ये आपके FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? कलर जो आपका पर्पल कलर है पहले लाइट होता है, उसके बाद फाइनली वो डिसअपियर हो जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर इज, जो मैग्नीशियम है जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, सब्स्टिट्यूशन है? बताओ किस टाइप की रिएक्शन होगी। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक जो मैग्नीशियम सबसे पहले क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट पार्ट में, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहते हैं तो हम उससे पहले क्या करते हैं, रब। क्यों करते हैं हम उसको रब? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। तो उसको हम रब करने का वजह क्या होती है कि ये जो लेयर है हम उसको हटा दें और वो उसके बाद क्या कर दे, वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाए। और एयर से रिएक्ट करेगी, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। और जलने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है हमें, ऑक्सीजन की। जब हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो चीज जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो एयर के अंदर बर्न होगी, बर्न होने के बाद हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, हीट का इवोल्यूशन होगा। ये ऑक्सीजन इसको मिल रही है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। और बर्न के बाद हमें क्या मिलेगी, हीट। हीट इवोल्व होगी यहाँ पर। और किस टाइप की रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है? एंडोथर्मिक में तो हमें हीट देनी पड़ती है, उसको जरूरत होती है हीट की। जब हीट दोगे तो वो चीज बर्न होगी। रिवर्सिबल का मतलब है कि जलने के बाद दोबारा ये वापस ऐसे ही मिल जाए हमें मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये कैसी हुई, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एग्जिट ऑफ हीट होता है। एग्जिट ऑफ हीट मीन्स हीट इवोल्यूशन। समझ में आया? तो यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है आपकी, तो दिस इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। वट केमिकल्स आर यूज इन फायरवर्क्स? किस किस केमिकल का यूज किया जाता है फायरवर्क्स में? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। हाँ जी बताओ, किस क्लोराइड का यूज आप किस केमिकल का यूज आप फायरवर्क्स में करते हो? हम फायरवर्क में कॉपर क्लोराइड का यूज भी करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज भी करते हैं और बेरियम क्लोराइड का भी। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एश फॉर्म्ड इज। अभी भी मैंने आपको बताया था ना, जब मैग्नीशियम रिबन पे किसकी लेयर होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसको हटा के हम उसको किस में कर दे, एयर में बर्न कर देते हैं। एयर में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसके एशेज मिलेंगे। तो जो वो एश फॉर्म होता है वहां पर, वो किस कलर का होता है मैग्नीशियम रिबन का, ये पूछा गया आपसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका एश फॉर्म होता है हमारे मैग्नीशियम रिबन का, दैट इज व्हाइट इन कलर। किस कलर का होता है, व्हाइट। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। When carbon dioxide is passed through lime water, what is lime water? लाइम वाटर क्या होता है आपका? CaO लाइम वाटर। तो जब आप CaO में से CO2 को पास करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। CaO में से आपने CO2 बना दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन पाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो कैसे बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म, नो, नो प्रेसिपिटेशन। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यस। जो CO2 है, जो हम CO2 पास करते हैं तो वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। किस क्या बना देती है, मिल्की। सो इट बिकम्स मिल्की। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जब आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, देन इट टर्न्स इनटू मिल्की फॉर्म। होप इट इज क्लियर टू यू। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर स्लेक्ट लाइम? स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बहुत बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम होता है आपका CaO, स्लेक्ट लाइम होता है आपका CaOH2। समझ में आया? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है।
क्विक लाइम इज CaO, स्लेक्ट लाइम इज CaOH2। ठीक है, तो स्लेक्ट लाइम क्या हुआ आपका CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Which of the following product is formed when calcium oxide react with water? जब CaO H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? That time CaOH2 is formed. क्या रिएक्शन है ये आपकी? ये क्या है आपके पास? क्विक लाइम। जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। तो आपको याद रहेगा, क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? स्लेक्ट लाइम। जब आप क्विक लाइम में से या लाइम वाटर में से क्या पास कर दो? कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? इट टर्न्स इनटू मिल्की फॉर्म। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसको बस फॉर्म चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम, सॉरी स्लेक्ट लाइम। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक। हाँ, आपने देखा होगा ना, सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है। आपने पायल देखी होंगी, जो कोई भी चांदी की चीज आप देख लो, तो कुछ टाइम चीज के बाद आप वो जब कांटेक्ट में रहती हैं, एयर के कांटेक्ट में, तो वो क्या हो जाती है? ब्लैक पड़नी। देखो, हर चीज का कलर अलग होता है। कॉपर के ऊपर जब जंग लगता है तो वो ग्रीन होता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही जब सिल्वर पे लगता है तो वो क्या होता है? ब्लैक कलर में चेंज होता है। तो जो सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो किस चीज की फॉर्मेशन है वो? H2S की, AgS की, AgSO4 की, या Ag2S की? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। तो उसके ऊपर Ag2S की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। नेक्स्ट, we store silver chloride in a dark colored bottle because it is a white solid, undergoes redox reaction, to avoid action by sunlight, and none of the above। क्यों स्टोर करते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड में, डार्क कलर्ड बोतल? देखो, हम डार्क कलर्ड बोतल में इसलिए रिएक्ट करते हैं कि जो सबका सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, इस एक्शन को अवॉइड करने के लिए ही हम सिल्वर क्लोराइड को किसके अंदर स्टोर करते हैं? डार्क कलर्ड बोतल में। तो सी हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर हैवियर देन एयर, बिल्कुल गलत बात है। एयर के अंदर H2 भी है, CO2 भी है, और भी बहुत हैवी गैसेज हैं। N2 है आपके पास, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है ना? हीलियम है, नियोन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, बहुत सारी गैसेज हैं आपके पास एयर के अंदर। तो ठीक है ना? तो वो तो उनसे भी हैवी है, तो हैवियर देन एयर तो ये नहीं हो सकती बहुत गैसेस। तो H2 तो बहुत ही सबसे लाइटर गैस है ना, हाइड्रोजन क्या सबसे लाइटर गैस है, ठीक है? तो ये हैवियर कैसे हो गई एयर से? तो सबसे लाइट गैस है। कलरलेस, हाँ, ये दोनों CO2 भी H2 भी क्या है? कलरलेस है। सारी ये गैसेस कैसी हैं? दोनों गैसेस कलरलेस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एसिडिक इन नेचर, ऐसा भी नहीं है। सोल्यूबल इन वाटर, ये भी गलत है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा? बी। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें कौन सी रिएक्शन नहीं होती? देखो, जब भी मैं आपको कोई भी गैस, मान लो ये लिख दिया मैंने, अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। 2 लगाना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो 2 ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है? तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देखो, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट है ना, ये गैस है, ये भी गैस है, ये L है, लिक्विड है। तो ये तो ठीक बात है आपकी। नेक्स्ट, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स हैं हाइड्रोजन, ये क्या H2 क्या सिंबल्स, और फॉर्मूले दोनों ही चीजें हैं ना। ऑक्सीजन O सिंबल है, O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये वाटर,
तो सिंबल्स एंड फॉर्मूले फॉर ऑल द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एटम्स ये रहे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। अब हमें ये लिख दिया, हमें हमारे पास हमने ऐसा लिख दिया, हमें और तो सब चीजें पता चल गई, पर हमें ये तो नहीं पता कि ये एक्चुअल में रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। क्या बता सकते इसको देख के ये रिएक्शन एक्चुअली हैपनिंग है या नहीं है? क्या पता कोई रिएक्शन हो जो गलत लिखी गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब इसके अंदर इसकी तो फिजिबिलिटी नहीं बताई गई ना, हमें तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता भी ये गैस है, ये गैस है, और जैसा लिखा गया ये लिक्विड बन रहा है, हमें नहीं पता ये बन भी रहा है एक्चुअल में नहीं बन रहा है, फिजिबिलिटी है या नहीं है, तो इसके ऊपर हमें डाउट है। तो नॉट कन्वेड, क्या कन्वे नहीं किया गया, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक का मतलब नीड ऑफ एनर्जी, कि हम पहले एनर्जी देंगे रिएक्शन को करवाने के लिए। किस चीज की जरूरत है? नीड ऑफ एनर्जी। इवोल्यूशन नहीं है, नीड है एनर्जी की। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट प्लस एनर्जी, तब आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये तो एक्जोथर्मिक है। जब आप डाइल्यूट कर सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर या वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो, वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो हमें वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना चाहिए, तो ये तो एक्जोथर्मिक हुई। सब्लिमेशन, हाँ, जब आप आइस को डायरेक्ट हीट में प्रोवाइड करवाओ, स्टीम बनाओगे, इससे स्टीम, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? आइस, ड्राई आइस प्लस हीट, तब क्या होगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंडेंसेशन भी एक्जोथर्मिक होती है। इवेपोरेशन आपको पता है क्या होगी? इवेपोरेशन, वाटर, क्या कैसे लिखोगे आप? इवेपोरेशन कैसे होता है? वाटर को आप क्या करोगे? हीट करोगे ना, तभी तब क्या होगी आपके पास? इवेपोरेशन होगी। बिना हीट के इवेपोरेशन नहीं होती, बट वो होती है बिलो द, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन कैसा? आपका सरफेस फिनोमिना है जो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हो जाता है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। बी और डी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही क्या है? एंडोथर्मिक, बी भी और डी भी। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड, आपके पास एक है बेरियम क्लोराइड। ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट forms barium sulfate, barium sulfate and ammonium chloride, ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? आप देखो, बी ने क्या किया, किसको डिस्प्लेस किया? NH4 को डिस्प्लेस किया, क्या बना दिया? BaSO4 बना दिया। अब NH4 ने क्या किया? NH4 ने Ba को डिस्प्लेस किया और Cl2 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना दिया। मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, एक ने नहीं किया, एक को, एक ने इन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया और दो अलग अलग कंपाउंड बनाए। जब रिप्लेसमेंट से सिर्फ एक नया कंपाउंड बनता है तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जब दो अलग अलग दो चीजों के डिस्प्लेसमेंट से दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, कॉम्बिनेशन है, कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर क्या बनते हैं? आपकी प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपका बी और डी करेक्ट है यहाँ पर, तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नेक्स्ट, dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric is added to granulated zinc
जो जिंक ग्रेनुले आपको दे रखे हैं उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डिंग, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका बनेगा ZnCl2 प्लस H2। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी रिएक्शन ये हो जाएगी 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो देखो, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम्स शाइनिंग, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, नो, वो तो CO2 के प्रेजेंस में होता है जो आप क्विकलाइम में डालते हो। ऑर्डर ऑफ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डिंग, नहीं H2 तो पंजेंट स्मेलिंग गैस नहीं है आपकी। अ कलरलेस, हाँ, जो आपकी H2 है वो कैसी है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। H2 इज इवॉल्व हो रही है तो H2 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डर गैस, ऑर्डरलेस। आपकी हाइड्रोजन गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, तो आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक पेज के ऊपर कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या क्या। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा, पहले तो मैं आपको एक बताती हूँ एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। एक्जोथर्मिक, सेकंड एंडोथर्मिक। देखो, एक्जोथर्मिक होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए प्लस एनर्जी, ठीक है। और एंडोथर्मिक होती है रिएक्टेंट प्लस एनर्जी देन प्रोडक्ट। तो मैं आपको जो यहाँ पर बार बार पूछने वाला एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्जोथर्मिक में रेस्पिरेशन, यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्जोथर्मिक में रिएक्टेंट क्या देंगे, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। यहाँ पर जब आप रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा। और फोटोसिंथेसिस कैसी है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बार बार डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज याद रखो, सिर्फ वन न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा डिस्प्लेसमेंट में। अगर आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें आपके टू न्यू कंपाउंड फॉर्म हो, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है आपका CaO, जब वो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH2 बनाता है, और उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम होता है CaOH2, ठीक है। जब हम इसमें से CO2 पास करते हैं वो मिल्की बना देता है। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने इसमें से निकाली, जिसपे जो क्वेश्चन थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्जोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, क्विक लाइन, स्लिप लाइन। तो इसे तो आप कंसेप्ट तो पढ़ ही चुके हो, पर ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसपे जो रिपीटेड आ रहे थे आपको, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।